6 साल 11 महीने पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई और इस केस में लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के सामने आने के बाद अचानक एक बार फिर पूरे देश में चंदन गुप्ता हत्याकांड की चर्चा होने लगी है। लेकिन अब चर्चा की वजह एनआईए कोर्ट के ऑर्डर की वो कॉपी है जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं और कोर्ट ने अपने फैसले में कई एनजीओ का भी जिक्र किया है। चंदन के कातिलों के विदेशी मददगारों की ओर इशारा किया गया है। अब टीवी9 इसी केस में बड़ा खुलासा करने जा रहा है और टीवी9 के पास ऑर्डर की कॉपी भी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंदन गुप्ता हत्या केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां लखनऊ एनआईए कोर्ट की ये चौंकाने वाली टिप्पणी और अमेरिका और लंदन के एनजीओ के जरिए हत्यारों को कानूनी मदद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हत्यारों को बचाने के लिए विदेशों से मदद, इस कॉपी में आखिर और क्या-क्या लिखा गया है, किस तरीके से पूरे मामले को लेकर खुलासे हुए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर भी एक-एक डिटेल आपके सामने रखूंगी, क्योंकि एनआईए कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। ये चौंकाने वाले खुलासे जिस तरीके से इस पूरे केस में हुए हैं, एनआईए कोर्ट का ये खुलासा और उसी ऑर्डर की जो कॉपी है उसके खास तौर पर कुछ पन्ने इस वक्त मेरे हाथ में हैं, जहां आपको बता दूं कि पेज नंबर 125 और 126 में कुछ बड़ी बातें मेंशन की गई हैं। अमेरिका और लंदन के एनजीओ से कानूनी मदद मिली, ये एक बड़ा खुलासा है एनआईए कोर्ट का, जहां विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ से केस लड़ने की बात को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि ऑर्डर की कॉपी में जहां पेज नंबर 125 और 126 का जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही हूं, उसमें पेज नंबर 126 में कोर्ट ने सभी एनजीओ की भूमिका पर चिंता जताई है, ये साफ तौर पर लिखा गया है और फंडिंग और उद्देश्यों की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पेज नंबर 124 पर यह मेंशन किया गया है कि एनजीए रिपोर्ट से कोर्ट पर दबाव बनाने का जिक्र है। अब फंडिंग के उद्देश्यों के जांच के आदेश और ऑर्डर की कॉपी में जहां पेज नंबर 124 पर रिपोर्ट से न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की बात लिखी गई है, उसी आधार पर मेरे सहयोगी से भी मैं करूंगी सवाल, क्योंकि रिपोर्ट से सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास करने का जिस तरीके से जिक्र किया गया है, इसी ऑर्डर की कॉपी में पेज नंबर 124 पर आगे एक और बड़ी बात मेंशन की गई है, जिसमें लिखा गया है कि इन एनजीओ ने ऐसे अभियुक्तों को बचाया जो देश के विरोधी गतिविधि में शामिल थे। इंपॉर्टेंट यह भी है कि इन एनजीओ ने ऐसे अभियुक्तों को बचाया जो आतंकवाद और नकली मुद्रा केस में आरोपी भी रहे हैं। विपिन चौबे मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, इसी ऑर्डर के कुछ खास तौर पर पेज नंबर 124 के साथ साथ 126 तक अगर मैं जिक्र करूं तो कई चौंकाने वाली बातें और यहां तक कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने और साथ ही विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ी बातें मेंशन की गई हैं। जी बिल्कुल सुरभि, इस पूरे मामले में जो एनआईए कोर्ट के जज हैं विवेकानंद त्रिपाठी, उन्होंने अपने फैसले में 130 पन्नों के फैसले में साफ तौर पर इस बात को मेंशन किया है कि आरोपी पक्ष ने खुद के बचाव के लिए एनजीओज का इस्तेमाल किया गया और ये वो एनजीओज हैं जो पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, अमेरिका जैसे देशों से पैसा लेते हैं और ये अगर इस तरह से अपना बचाव करते हैं, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी शुरुआत से सवाल उठाती रही है और अब जब जज के फैसले में इस बात का जिक्र किया गया है तो उसके बाद अब बीजेपी उन तमाम लोगों से माफी मांगने के लिए और बाकायदा इन एनजीओ की जांच की मांग कर रही है जो इस तरह की चीजों में शामिल रहे हैं। इसमें पाकिस्तान से ऑपरेटेड एनजीओ हैं, रिहाई मंच जैसे एनजीओ हैं और कुछ और एनजीओ हैं जो विदेशों की फंडिंग करते हैं और भारत के खिलाफ साजिश रचने में उनका नाम शामिल रहता रहा है। जी, लेकिन इस बीच लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 3 विदेशी एनजीओज के जिस तरीके से नाम बताए हैं विपिन, उसी बारे में एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और लंदन के एनजीओ के नाम जजमेंट की कॉपी में देश के 4 एनजीओ के नाम, ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले में जिस तरीके से सामने आ रही है, उसी के बारे में ग्राफिकली बिग वॉल पर और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब कासगंज का इंटरनेशनल कनेक्शन आखिर है क्या। चंदन गुप्ता केस को देखते हुए कासगंज के इंटरनेशनल कनेक्शन के बारे में ही इंफॉर्मेशन वॉल पर एक-एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि यह संचालित हो रहा था न्यूयॉर्क से और एनजीओ का नाम अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी बताया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वॉशिंगटन डीसी की भी मेंशनिंग की गई है कि कैसे यहां से यह संचालित हो रहा था, जिसमें एनजीओ का नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। तीसरी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो अभी तक इंटरनेशनल कनेक्शन को देखते हुए इस केस में सामने आ रही है वो है लंदन, जहां से ये संचालित हो रहा था और ये था साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप, जिसके बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन इनके हित क्या हो सकते हैं, यही एक और सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि अगर इसमें इन
न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के साथ साथ लंदन के एनजीओज का नाम मेंशन किया गया है। तो सवाल यही है कि आखिर इनके हित कैसे जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर। लेकिन इस बीच TV9 पर चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने भी अब बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में बाहरी लोग भी पहुंचते थे और कई बार दबाव बनाने की कोशिश भी हुई है। अब बहुत आया था, अपने ही कुछ जो हिंदू समाज के हैं, कुछ जयद्रथ हैं आया, लेकिन हम उस किसी के दबाव में नहीं झुके, क्योंकि हमें हमारा सिर्फ हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए था। हम उसके लिए निरंतर लड़ते रहे और उन लोगों के दबाव से हम और मजबूत होते गए। कासगंज से केस भी आप लोगों ने ट्रांसफर कराया था एटा, और उसके पीछे भी क्या कहीं ना कहीं यही कारण थे कि जो आरोपी थे उन लोगों को बचाने के लिए इतने लोग, इतनी संस्थाएं लगी हुई थी कि आपको लगा कि शायद यहाँ पर जो सुनवाई है या कार्रवाई है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई? हाँ, बिल्कुल यही बात थी, इसीलिए हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कराया था, क्योंकि यहाँ संख्या में ये काफ़ी लोग पहुँच जाते थे। इधर हमको कोई वकील भी नहीं मिल रहा था बढ़िया, क्योंकि इसमें एक आरोपी मुनाजिर रफ़ी वकील था पेशे से, तो उसके भय के मारे कोई और दूसरा वकील खड़ा नहीं हो रहा। और एनआईए कोर्ट के खुलासे के बाद चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता ने क्या डिमांड की है, सुनिए। भाई की हत्या के जो दोषी थे उनको ATS एनआईए कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और उनको जेल भेज दिया गया है। एनआईए कोर्ट के ऑर्डर में एक तथ्य सामने आया है कि इन लोगों की सहायता विदेशी NGOs कर रहे थे। अमेरिका, लंदन से, पाकिस्तान से वो संबंध रखते हैं और इनके लिए फंडिंग भी की गई थी, जिसके लिए एनआईए कोर्ट ने एक प्रतिलिपि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी और उस पर हम चाहते हैं कि जांच हो, उसका सच सब लोगों के सामने आए। अब एनआईए के ऑर्डर की कॉपी में 2 अमेरिकी एनजीओज का जिस तरीके से जिक्र किया गया है, इनकी ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि इनमें से एक है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जिसका संचालन वॉशिंगटन डीसी से होता था। इसकी बैकग्राउंड ग्राफिकली आपके सामने रख रही हूं, लेकिन मेरे सहयोगी अभिजीत जो कि कासगंज में ही मौजूद हैं। अभिजीत, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत हो रहे खुलासे और परिवार की बात तो हमने सुनी, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर इन एनजीओज के हित क्या हैं, फंडिंग कहां से हो रही थी, इनका मोटिव क्या है, यह जानना जरूरी है। जी, और न केवल ये तमाम आरोपियों को उनको लीगल असिस्टेंस में फंड कर रहे थे, बल्कि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उनके परिवार को भी ये फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, यानी कि वित्तीय मदद पहुंचा रहे थे। इस तरह की बात का भी जिक्र किया गया है। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले आपको ये अपडेट दे दूं कि कासगंज में ही इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जो परिवार है चंदन गुप्ता का, उन्होंने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और परिवार के भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो नाम है, आप सबसे पहले इन एनजीओ के नाम सुनिए। तो अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप, ये तो अमेरिका और लंदन से संबंधित है। लेकिन जो भारत से है वो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और रिहाई मंच अपने आप को बताते हैं, इस तरह के नामों के साथ। लेकिन इसमें भी कोर्ट के निर्णय में साफ साफ टिप्पणी ये है कि समुदाय विशेष के आरोपियों को जिनकी गतिविधियां आतंकवाद संबंधित रही है या फिर देशद्रोही गतिविधियों में संबंधित रही है, उनको विशेष तौर पर उनकी मदद करना, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए उनको फंडिंग करना और उनके परिवार की देखभाल के लिए भी मतलब उनको हेल्प करना, एक्सटेंड करना। तो ये इस गतिविधि पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, सबसे ज्यादा संदेश पर वो किया गया। यहाँ पे शुरू होती है जांच की प्रक्रिया की जांच करने की बात जो कही है गृह मंत्रालय के द्वारा और तमाम जो एजेंसी है उसके द्वारा, ये बड़े सवाल खड़ी करती है। क्योंकि अगर वो एनजीओ है और एनजीओ का काम सोशल सर्विस है, तो किसी समुदाय विशेष के एक बिल्कुल सही कह रहे हैं और उसी के तहत किस तरीके से जांच का दायरा बढ़ेगा, इस पर नजर रहेगी। अभिजीत, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। अब छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में अब सब कुछ साफ होता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज हैदराबाद से पुलिस ने मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है और इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो बेहद खौफनाक है।